नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सील बिल्डिंग में शोरूम बनाने की तैयारी चल रही थी। हजरतगंज के लेवाना होटल की सील बिल्डिंग में चोरी छुपे ये काम किया जा रहा था। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लेवाना ग्रुप पर एफआईआर दर्ज करवाई है। एलडीए के मुताबिक बिना परमिशन के हजरतगंज के होटल में लेवाना ग्रुप तोड़फोड़ करके शोरूम बनाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल 5 सितंबर 2022 को लेवाना होटल में भीषण आग लगी थी और इसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी और उसके बाद प्रशासन ने बिल्डिंग को सील कर दिया था। लेकिन अब इस सील बिल्डिंग में चुपचाप चोरी छिपे काम करवाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि यहां पर शोरूम बनाने की तैयारी थी, लेकिन अब इस पर कार्रवाई हुई है। नियमों को धता बताकर सील की गई लेवाना होटल की बिल्डिंग में चोरी छुपे काम करवाया जा रहा था। एलडीए ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। बीते साल जब इसमें आग लगी थी, सितंबर 2022 में इस होटल में आग लगी थी, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई थी और आग लगने के बाद यह होटल सील कर दिया गया था। लेकिन अब इसी सील की हुई बिल्डिंग के अंदर शोरूम बनाने का काम चोरी छिपे किया जा रहा था, जिसको लेकर एलडीए ने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सील बिल्डिंग में शोरूम बनाने की तैयारी चल रही थी। हजरतगंज के लेवाना होटल की सील बिल्डिंग में चोरी छुपे काम किया जा रहा था। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लेवाना ग्रुप पर एफआईआर दर्ज कराई है। एलडीए के मुताबिक बिना अनुमति के हजरतगंज के होटल में लेवाना ग्रुप तोड़फोड़ कर शोरूम बनाने की तैयारी कर रहा था। दरअसल 5 सितंबर 2022 को लेवाना होटल में भीषण आग लगी, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई और इसके बाद प्रशासन ने बिल्डिंग को सील कर दिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वही लेवाना होटल की बिल्डिंग जो फिलहाल सील है, उसी में चोरी छुपे काम करवाया जा रहा था। अलाउद्दीन अयूब से इस पर अपडेट लेते हैं। अलाउद्दीन, फिलहाल क्या कार्रवाई इस मामले में हुई है और ये सब कंस्ट्रक्शन आखिर किसकी अनुमति से चल रहा था? आप तक आवाज पहुंच रही है अलाउद्दीन? जी, आवाज आ रही है। जी अलाउद्दीन, क्या जानकारी और अपडेट आपके पास? देखिए, जो लेवाना होटल है का ग्रुप का दूसरा होटल है, ये हजरतगंज में स्थित है। वहां पर बिल्डिंग पहले ही लीगल काम के लिए सील कर दी गई थी, लेकिन आप लेवाना ग्रुप की हिम्मत की दाद आपको देनी पड़ेगी। किस तरह से मनबड़ तरीके से उस बिल्डिंग में जो कि सील है उसमें घुस करके रेनोवेशन का काम कर रहे थे। तो ऐसे में सील की गई बिल्डिंग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई का जब मामला लीक जानकारी में आया तो तत्काल उन पर एफआईआर करने की बात कही गई। हालांकि एफआईआर करने में भी हजरतगंज थाने ने थोड़ी लेट लतीफी की, लेकिन फाइनली एलडीए के दबाव में एफआईआर उन पर दर्ज हो गई। तो आप इस बात को देख सकते हैं किस तरह से राजधानी लखनऊ में लेवाना अग्निकांड जो हुआ था उनमें कई लोगों की मौत हुई थी। लेवाना की कमी की वजह से तमाम चीजें हादसा हुआ था। पूरा मामला अब भी हाईकोर्ट में लंबित है। इस ग्रुप का दूसरा होटल जो हजरतगंज से पास इलाके में है, वहां पर बिना लेआउट को पास किए सुशील बिल्डिंग में कॉमर्शियल शोरूम बनाने की पूरी कार्रवाई चल रही थी। तो ऐसे में किस तरह से मनबड़ रवैया लेवाना ग्रुप अख्तियार कर रहा था, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल एफआईआर ग्रुप पर दर्ज हो गई है। देखने वाली बात होगी पुलिस अब लीपापोती न करे और जिस तरह से इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, ईमानदारी पूर्वक उन पर कार्रवाई की जाए तो ऐसा लगता है कि सब न्यायपूर्ण बातचीत निकल करके सामने आएगी और इनके बर्बर रवैये पर एक हैमरिंग हो पाएगी। बिल्कुल। और सितंबर 2022 में इस होटल में आग लगी थी अलाउद्दीन, और उसके बाद 4 लोगों की मौत हुई थी। वो मामला अभी कहां तक पहुंचा है और क्या सील को तोड़वाया गया था इस काम के लिए या किसी चोर दरवाजे से ये काम करवाया जा रहा था? जी हाँ, बिल्कुल सवाल बड़ा वाजिब है आपका। चोर दरवाजे से ही तोड़फोड़ करके इस काम को कराया जा रहा था। सील को तोड़ा नहीं गया, बल्कि जो आगे की साइड से जो सील की गई थी एलडीए के जरिए से एक चोर रास्ता बनाया गया और उसके जरिए से ही तोड़फोड़ करके उसमें काम को अंजाम दिया गया। मोरंग, बालू, सीमेंट, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो खुलेआम एकदम कैंपस में गिरी हुई दिखाई दे रही हैं। जो न्यूज 18 का विजुअल है उसमें सारे काम करने वाले जो सामान है वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एलडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। तो ये मनबड़ जो रवैया है वो इस बात की तरफ दर्शाता है कि किस तरह से लेवाना ग्रुप पूरे कॉकस को अपने हाथ में लेकर के वो चल रहा था कि उसकी इस तरह की हिम्मत और दादागिरी उसके अंदर आ गई। आखिर में जब वीसी की तरफ से प्रेशर डाला गया, एफआईआर में भी जो है कहीं ना कहीं से हिला हवाली की जा रही थी, तो फाइनली हालांकि एफआईआर अब दर्ज हो गई है। बिल्कुल, और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एलडीए ने अभी एफआईआर दर्ज करवाई है पूरी तरह से नियमों को वायलेट करके। यहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी थी। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए अलाउद्दीन।
उधर रामपुर में जौहर ट्रस्ट की जमीन खाली करने को लेकर जारी नोटिस पर समाजवादी पार्टी ने सफाई पेश की है। सपा का कहना है कि एसपी दफ्तर जौहर ट्रस्ट की जमीन पर नहीं है। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने यह बयान जारी किया है। पार्टी का कहना है कि नोटिस वाली जमीन से समाजवादी पार्टी का लेना देना नहीं है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों के बाद जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस ले ली और जमीन खाली करने के निर्देश दिए। और बागपत के एसपी नेता अभय वीर यादव पर मेरठ के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज हुआ है। हर्ष फायरिंग करने और हथियार प्रदर्शन करने पर मेरठ पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया। आपको बता दें कि एसपी नेता ने दशहरा पर हथियार पूजन करने के बाद लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद हरकत में आई मेरठ पुलिस ने इसको लेकर केस दर्ज कर लिया। आपको बता दें, एसपी नेता अभय वीर यादव बागपत के पिलाना ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े थे, जिसमें वो हार गए थे। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज कौशांबी स्थित अपने पैतृक गांव में सेक्टर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए। यहां पर अपने संबोधन में उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में विवादित बयान दिया। पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज ने कहा कि ब्राह्मणों ने हमसे नौकरी ली। जिन लोगों ने हमसे नौकरी ली वो आज हमारे कार्यक्रम में दिखाई नहीं पड़ते। हमने ब्राह्मणों को नौकरी पर रखा, मास्टर साहब गवाह हैं। जो लोग नौकरी ले वो दिखाई नहीं पड़ते। अंद्रामा यहाँ उन्हों के लोग अभी मिले मुझे, पंडित जी लोग शायद चले गए होंगे। हाँ, तो क्या धीरेन्द्र गर्ग दिखाई पड़ते हैं? उन्होंने नौकरी लिया ना हमसे, धीरेन्द्र गर्ग ने हमसे नौकरी लिया। कौशाम्बी के लोग श्री केशव प्रधान है, क्या बच्चे बढ़ गए ने नौकरी नहीं ली? दिवाली से पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार करने की तैयारी है। मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ों को तवज्जो मिलेगी। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा ओबीसी समाज के मंत्री शामिल हो सकते हैं। हालांकि योगी मंत्रिमंडल में अभी भी सबसे ज्यादा मंत्री ओबीसी समाज के हैं। मंत्रिमंडल में 52 में से 22 मंत्री ओबीसी समाज के हैं। सूत्रों की माने तो इसी मंत्रिमंडल विस्तार में बड़े फेरबदल नहीं होंगे और न ही बड़ी संख्या में नई एंट्री होगी। 7 और 8 को सीएम योगी एमपी के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में 9 नवंबर को लेकर 10 तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। दिवाली से पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार दिवाली से पहले कर दिया जाएगा। यानी कि एक बात साफ है, योगी मंत्रिमंडल में जहां एक तरफ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के शामिल होने की चर्चा है, वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल में कुछ और चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसमें ओबीसी चेहरों का नाम सबसे ज़्यादा है। दरअसल योगी मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो उसमें ओबीसी चेहरे सबसे ज़्यादा हैं। यही वो वजह है कि ओबीसी की जिस तरीके से पूरे देश में पॉलिटिक्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी का दबदबा योगी मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिलेगा। सीएम योगी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें, चुनावी राज्यों में सीएम योगी की काफी डिमांड है और यही वजह है कि सीएम योगी एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। सीएम योगी कल से 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी कल और परसों एमपी में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी जनसभाएं बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर भी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड उन्हीं के चुनाव प्रचार और जनसभाओं की है। मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, यहां तक कि तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है। 2 दिवसीय एमपी दौरे पर फिलहाल सीएम योगी रहेंगे, जहां पर उनकी जनसभाएं रखी गई हैं। 8 और 7 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम। और नोएडा से अहम खबर, एल्विश मामले में वन प्रशासन एक्टिव हो गया है। केंद्रीय और राज्य वन विभाग की टीमें मिलकर जांच कर रही हैं। दूसरे राज्यों से जुड़े तार की जांच कर रही है केंद्रीय टीम। जल्द ही राहुल यादव को कस्टडी में लेने की तैयारी है। कस्टडी में लेकर राहुल से पूछताछ हो सकती है। एल्विश और राहुल का कनेक्शन तलाश कर रही है पुलिस। छापेमारी के दौरान मिले सांपों का भी मेडिकल होगा।
चीफ वेटर्निटी ऑफिसर की देखरेख में ये मेडिकल करवाया जाएगा। वन्य जीवों के साथ वीडियो बनाने वालों की मुश्किल बढ़ेगी। तो दूसरे राज्यों से जुड़े हुए तार भी खंगाले जा रहे हैं। राहुल यादव को कस्टडी में लेने की तैयारी है। एल्विश और राहुल का कनेक्शन तलाश रही है पुलिस। हिमांशु से फोन लाइन पर बात करते हैं। हिमांशु, बताइए, राहुल और एल्विश यादव का किस तरह का कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसे पुख्ता करने के लिए राहुल यादव से भी अब पूछताछ हो सकती है? देखिए, आपको बता दें, जो मुख्य आरोपी राहुल है उसकी जो है रिमांड लेने के बाद सामने आई है। और रिमांड लेने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने ऑडियो सुना था उसमें राहुल जो मुख्य आरोपी जिसको जेल भेज दिया गया है वो लगातार एल्विश का नाम ले रहा था। लिहाजा इसी प्रकरण में अब जो बात सामने आ रही है उसमें राहुल को रिमांड पर लेकर वन विभाग भी उससे पूछताछ करेगा। और वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज है। और इसके अलावा जिस तरीके से एल्विश का नाम आया था उसको और पुख्ता करने के लिए, उसकी प्रोफाइलिंग करने के लिए, क्योंकि लगातार वन विभाग भी अपने स्तर से जांच कर रहा है और उसमें स्नेक जो पकड़े गए थे, 9 सांप पकड़े गए थे, जहरीले सांप, उनका भी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसके अलावा जो स्नेक वेनम 20 से 25 समय लाया था उसको भी लैब में भेजा जाएगा। तो जाहिर तौर पे लगातार जिस तरीके से हम लोग वीडियो भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल है एल्विश के सांपों के साथ, उन तमाम चीजों को लेकर अब वन विभाग ने अपनी कमेटी गठित की है, जिसमें स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी कमेटी गठित की है। तो लिहाजा इस पूरे प्रकरण में आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हिमांशु। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। अंसल ग्रुप पर मनमानी करने का आरोप है। आशियाना योजना में लेआउट को चेंज करने का आरोप है। एलडीए से पास लेआउट बदलने का आरोप है अंसल ग्रुप पर। अलॉटी को प्लॉट नहीं देने का आरोप। अलॉटी दर दर भटकने को मजबूर। एलडीए के साथ 10 बार से ज्यादा समन्वय बैठक हो चुकी है। एलडीए को भी लेआउट प्लान नहीं दे रहा है अंसल ग्रुप। और अंसल के ऊपर एलडीए बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। तो अंसल ग्रुप के ऊपर एलडीए बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल लेआउट प्लान को चेंज करके कंज्यूमर के साथ धोखा करने का आरोप है। जिनको प्लॉट अलॉट करना था उनको प्लॉट नहीं मिला है। लिहाजा कंज्यूमर भी परेशान है, वो लगातार शिकायत कर रहे हैं। कई समन्वय बैठक हो चुकी हैं लेकिन नतीजा सिफर रहा। तो ऐसे में अब एलडीए उस पर एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहा है। अंसल ग्रुप के ऊपर एलडीए बड़ी कार्रवाई में जुटा है। लखनऊ से बड़ी खबर है। अंसल ग्रुप पर मनमानी करने का आरोप है। आशियाना योजना में लेआउट चेंज कर दिया गया है। एलडीए से लेआउट को बदलने का आरोप है। अलॉटी को प्लॉट नहीं देने का आरोप है। अंसल ग्रुप के ऊपर एलडीए अब बड़ी कार्रवाई में जुटा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। अलाउद्दीन से इस पर अपडेट लेते हैं। अलाउद्दीन, कितने वक्त से ये पूरा मामला चल रहा है और अब किस तरह की कार्रवाई एलडीए कर सकता है? देखिए, बहुत अजीबोगरीब सा मामला है कि जब कोई प्राइवेट व्यक्ति इस तरह के जो है प्रॉपर्टी को बेचता है तो सबसे पहले एक लेआउट मैप पास करवाना होता है लखनऊ विकास प्राधिकरण से, यानी जो शहरों का प्राधिकरण है उन प्राधिकरणों से। तो जो लेआउट पास इन्होंने कराया करीब 15 साल पहले, उसके उलट ही सारा प्लॉट बेच डाला। यानी कि एमिनिटीज के लिए जो जगह है, पार्क है, अस्पताल है, नर्सिंग होम्स है, स्कूल्स के लिए जगह है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जगह है, लोकल शॉप्स के लिए जगह है, कोई कहीं पर किसी चीज का ख्याल नहीं रखा गया। सबको प्लॉटिंग में रोड से लेकर के सारी चीजें अंसल ने बेच डाली। तो अंसल आशियाना जो पूरा मामला था, जो यहाँ का RWA था, वेलफेयर एसोसिएशन, वो लगातार एलडीए के पास आ रहा था। 10 बार से ज्यादा मीटिंग हो चुकी, लेकिन अंसल अभी तक अपना लेआउट प्लान तक नहीं दे पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी एलडीए किस तरह की हैमरिंग करता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अलाउद्दीन। अब देखना होगा कि एलडीए किस तरह की कार्रवाई अंसल ग्रुप पर करता है। और वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।